बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए पार्ट 2 का एग्जामिनेशन हुआ है 2022 का और पेपर शायद आपका जो है कल ही हो चुका था। किसका पेपर है? हिंदी लिटरेचर का अर्थ है अर्थात हिंदी साहित्य का पेपर है। और मेरे प्यारे दोस्तों आज आपका पेपर जो है पेपर 2 का पेपर हो चुका है हिंदी साहित्य का। तो पेपर 1 का ये एक प्रकार से पेपर है जो कि मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का ये पेपर है। किसका पेपर है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर है। हिंदी साहित्य का पेपर यानी हिंदी लिटरेचर का आपका ये पेपर है। और पेपर कौन सा? फर्स्ट पेपर जिसका नाम क्या? आधुनिक हिंदी काव्य। इसमें पूछे गए जो प्रश्न हैं लगभग सबके सब आप देखेंगे मॉडल पेपर से ही आए हैं और विस्तार से हमने हर एक चीज़ को बताया था। आप लोगों ने अगर विस्तार हमारे मॉडल पेपर को पढ़ा होगा निश्चित तौर पर आपके तमाम सारे जो है प्रश्न हो गए होंगे, एक भी प्रश्न आपका छूटा नहीं होगा। आधुनिक हिंदी काव्य की बात की 3 आवर्स में इसको पेपर को आपको लिखना था। समय आपको मतलब कि 3 आवर्स का समय दिया गया था और 100 नंबर का ये पेपर था। सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देश के अनुसार ही देने थे, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। खंड आ बा सा 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है। ओके, खंड आ से अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। ये देखते कौन कौन से प्रश्न आपके आए थे। देखिए भाई, नोट कह रहा है आपसे अति लघुत्तरीय में कि इस खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है आपको। प्रत्येक प्रश्न आपका कितने नंबर का? 2 नंबर का है। इस प्रकार से 10 प्रश्न आपको करने पड़ेंगे, 20 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। आपको बता दें मेरे प्यारे दोस्त कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने आपको बताए थे विस्तार से। तो ये बड़े सरल प्रश्न हैं। अब आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप कहें तो मैं सभी का उत्तर बताता चलूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है और सब्जेक्ट के आपको मॉडल पेपर देने हैं। आपकी परीक्षा हो चुकी है, जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है एक बार जा करके 2 मॉडल पेपर हमारे हैं, हमने बनाए हैं और एक महासंग्राम। तीनों वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे निश्चित तौर पर आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो एक बार आप उन तीनों वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहां से वीडियो को देख करके अच्छे अंक अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में प्रश्नों को आपको दिखाने का प्रयास रहेगा। आंसर इसके मैं बता सकता हूँ लेकिन अभी टाइम नहीं, इसलिए मैं नहीं पाऊंगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए माफी चाहेंगे। बाकी आप लोग जो है देख लीजिए, आपकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप परेशान मत होइएगा कि आप थोड़ा सा आप में बदला रहेगा। आप एक बार मॉडल पेपर जरूर देख लीजिए अगर आपकी परीक्षा अभी नहीं हुई है तो। ठीक है, चलिए हमने बताया था कि छायावादी कविता के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से? प्रसाद पन्त, निराला और महादेवी वर्मा। बार बार चिल्लाते बेहद तरी बताया था कौन कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, सब बताया था हमने विस्तार से। आ गया देखिए। वही अगला प्रश्न आपके समय पूछा गया था कि आपके पाठ्यक्रम में सुमित्रा नंदन पंत की कौन कौन सी कविताएं संकलित है। अच्छा, हमने बताया था कि जितने कवि आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, चाहे पंत हो, प्रसाद हो, निराला हो, महादेवी वर्मा हो, सभी की जितनी भी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, सभी की रचनाओं को आप जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है कविताएं 5-5 कविताएं, उनको आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए ये भी प्रश्न आ गया आपके और ये प्रश्न हमने बताया था, सभी प्रश्न कवियों के बारे में बताया था। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रगतिवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइएगा। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन सभी की हर एक विशेषताओं को मैंने बताया अपनी वीडियो में, ये भी हो गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था जागो फिर एक बार, ये कविता है, इसका केंद्रीय भाव क्या, इसके बारे में भी हमने बताया था। वहीं अगला प्रश्न आपसे प्रश्न पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, पूरा का पूरा जीवन परिचय भी हमने आपको समझा दिया था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए अज्ञे जी का पूरा नाम बताते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताइए। तो भाई 2 रचना क्या, 10-12 रचनाओं के बारे में हमने मॉडल पेपर बताया, आप लोग देख लीजिएगा। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद सेन अज्ञे। 2 रचना क्या, बहुत सारी रचनाएं जैसे कि आप देखेंगे जो है बावरा हेरी हो गया, इसी प्रकार से और भी तमाम सारी इनकी रचनाएं हैं अज्ञे जी की। ठीक है, तमाम प्रकार की रचनाएं हैं, इतियलम या फिर इसी प्रकार से बहुत सारी रचनाएं जो कि मुझे तो इस समय ध्यान नहीं आ रही रचनाएं, क्योंकि मैं इस समय बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी रचनाएं हमने जो है अज्ञे जी की आपको बताई है और एक लिस्ट भी आपको दी थी पूरी की पूरी अज्ञे जी की बना करके कि ये रचनाएं हैं इनकी, एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हर कवि की रचनाओं को एक बार आप देख लीजिए, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव है चाहे लिखित है, तो आप एक बार रचनाओं को देख लीजिएगा, उनकी जो फेमस रचनाएं हैं उनको देखिएगा। ओके, तो आप एक बार नेट पर डालेंगे या फिर मॉडल पेपर में देख लेंगे, उसमें बताया हमने। अगला प्रश्न आपके समझ, नदी के द्वीप कविता का केंद्रीय भाव क्या है? देखिए कविता के केंद्रीय भाव हमने बताया था आपको, पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिए सभी कविताओं के, आपने पढ़ा होगा, आ गया होगा। जयशंकर प्रसाद जी की कृति किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था, इसके बारे में भी हमने बताया था। अगला प्रश्न है आपके समझ पूछा गया कि दीपक के जलने में आली, मतलब कि दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि के काव्य की हैं? आप देखिएगा, एक जो पतिंगा और एक प्रकार से जीवन के बारे में बताई गई बातें हैं, ये मैथिली शरण गुप्त जी की कविता की होंगी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आज्ञे को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो इसके बारे में भी मैंने बताया था आपको। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, इसके उत्तर को मैं हो सकता है जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं या फिर आप हमारे पेपर में देखेंगे तो जरूर मिल जाएंगे आपको।
अगला प्रश्न है व्याख्या और लघु उत्तर टाइप के प्रश्न पूछे गए थे खंडवा से। नोट में आपसे करा कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपका होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न आपका कितने नंबर का, 10 नंबर का। 5 प्रश्न करेंगे, 50 नंबर यहीं से आपको मिल जाएगा। अब व्याख्या आपकी आ चुकी है। व्याख्या देखिएगा है कि अधोलिखित अवतरण के साथ संदर्भ आप व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या को लेकर के पंक्तियाँ कौन सी दी गई हैं, पंक्तियाँ हैं आपकी देखिएगा। वैसे पंक्तियों को हमने नहीं पढ़ाया था आपको, तो इसको लेकर के परेशान मत होइएगा, पंक्तियों को हमने नहीं पढ़ाया था। ओके, तो एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ पंक्तियाँ कौन कौन सी है। तो अगर आपकी परीक्षा भी नहीं हुई तो ज़रूरी नहीं कि ये पंक्तियाँ आप में आएंगी, बिल्कुल भी ये नहीं आ सकती हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि आ नहीं सकती हैं, आ सकती हैं और नहीं भी आ सकती हैं। क्योंकि पंक्तियाँ हो सकता है सेम ना दे, या जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होनी हो तो उनमें जाहिर सी बात है पंक्तियों को देगा नहीं, बस केवल पूछ लेगा एक लाइन कह करके। तो कहता है पतंग मन मारे, तुम महान है लघु, तुम महान मैं लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली। ये देखिएगा उन्हीं की कविता है, मैथिली शरण गुप्ता जी की। ओके, किंतु पतंग भाग लिप काली, किस बस चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। ये दोनों ओर प्रेम पलता है कविता का नाम ही है और इसी कविता से लिया गया है। यहाँ पर भंवरे और उसके बारे में बताया गया है कि देखिए कि तुम महान मैं, ये देखिए कहता है पतंग मन मारे, यानी मन जो है या पतंगा जो है मन मार करके कहता है किससे, दीपक से, कि तुम महान हो, हे दीपक तुम महान हो। क्यों महान हो, तुम महान हो मैं लघु हूँ, यानी कि मैं छोटा हूँ, पर प्यारे। एक बात सुन लो, तुम महान हो मैं छोटा हूँ, लेकिन फिर भी एक बात है क्या कि क्या ना मरण भी है, क्या ना मरण भी हाथ हमारे। क्या ये मरना, यानी कि जो पतंगा होता है, देखेंगे कि दीपक का जलना सार्थक होता है। पूरी दुनिया में अगर दीपक कहीं पर जलता है तो सार्थक होता है कि जो है अंधेरे को भगा रहा है, उजाला कर रहा है। लेकिन उसी दीपक के किनारे किनारे पतंगे घूम रहे होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े। वो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसी में जल करके अपने पंख को जला देते हैं, खुद को उसमें भस्म कर देते हैं, स्वाहा कर देते हैं। लेकिन पतंगे को का जलना सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। यही यहाँ पर समझाने का प्रयास मैथिली शरण गुप्ता जी कर रहे हैं कि लक्ष्मण ने त्याग किया, लक्ष्मण ने त्याग किया तो उनका त्याग सामाजिक दृष्टिकोण के लिए बड़ा वैल्यूएबल हो गया। उसको लेकर के बहुत सारे कवियों ने रचनाएं लिखी, लेकिन वहीं पर उर्मिला छूट गई कवियों की निगाह से। तो जो भी पात्र छूट गए थे हिंदी साहित्य की दृष्टि से, हिंदी जो साहित्य के कवि हैं उनकी दृष्टि से, उन कवियों के जो एक प्रकार से गलतियां रही उनको सुधारने का प्रयास, अर्थात उर्मिला ने कितना त्याग किया ये तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यानी कि जिस प्रकार से दीपक जलता है तो वो महत्व इसका क्या, क्योंकि वो उजाला दे रहा है, वो सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा इसलिए वो जल रहा है। लक्ष्मण ने जो है घर छोड़ा, वो अच्छा है, उन्होंने त्याग किया। लेकिन उर्मिला ने भी तो त्याग किया, लेकिन उसको किसी की वैल्यू उसकी उर्मिला की ज़्यादा नहीं है, लक्ष्मण जी की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक इसी प्रकार से पतंगा जल रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन दीपक की वैल्यू मार्केट में ज़्यादा है। यही बात यहाँ पर कहनी। क्या न मरण हाथ हमारे, पतंगा कह रहा है कि शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता, कि दोनों ओर प्रेम पलता है, दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपिकाली, किसका बस चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता। कि अब इसमें किसका बस चलेगा, जो सामाजिक दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा, सही रहेगा, वही सही है ये चीज़ें। हालांकि अब किसी हर एक चीज़ की व्याख्या में जो है अभी बताऊँगा तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको वैसे पढ़ करके सुना दे रहा हूँ कविताओं को। देखिए अगली पंक्तियाँ थी, अगर इस पंक्तियों की व्याख्या आपको नहीं पता थी तो इस पंक्ति की व्याख्या आप कर सकते थे। पंक्तियाँ कौन सी है कि कोमल किसले के अंचल में नन्ही कलियां ज्यों छिपती सी, गोधूल के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी, मंजुल सपनों की विस्मृति में मन का उन्माद निखरता ज्यों, सुरभित लहरों की छाया में बुल्ले का विभव बिखरता ज्यों। ये पंक्तियाँ बड़ी फेमस पंक्तियाँ हैं। वहीं अगली पंक्तियाँ आपसे पूछी गई थी, निम्नलिखित पद्यावतरण की सा संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। पद्यावतरण माने ये जो लिखा हुआ है, ठीक। किसी में लिखा था अधोलिखित, तो एक व्यक्ति पूछ रहे हैं कि सर जी अधोलिखित माने क्या होता है। अधोलिखित माने जो नीचे लिखा हुआ है वो, ठीक है। तो उसी का आपको संदर्भ पहले लिखना था, उसके अंदर व्याख्या, संदर्भ के बाद प्रसंग, प्रसंग के बाद में आपको व्याख्या, व्याख्या के बाद में कुछ विशेष बातें उसको लेकर के लिखनी थी। ओके, आगे समझते हैं भाई थोड़ा सा। देखिए आगे पंक्तियाँ कौन सी है कि सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर ऊँग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना, शश किरणों से उतर उतर कर, भू पर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदमुख, सिखा रहे थे मुस्काना, हीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवन में,
तब ने था मंडप ताना। ठीक, ये देखिए अथवा करके दी गई पंक्तियाँ कि दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर क्या लिखा है, पर अनस्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया। देखिए बड़ी अच्छी पंक्तियाँ हैं। वहीं आगे कवि कहता है इसमें कि अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरूपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। ये पंक्तियाँ बड़ी फेमस हैं। वहीं अगली चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अधोलिखित काव्यांश की सात संदर्भ से व्याख्या कीजिए। इसकी भी व्याख्या आपको करनी थी। क्या पंक्तियाँ थीं कि नेता का अब नाम नहीं ले, पंक्तियाँ क्या हैं, नेता का अब नाम नहीं ले, अंधेपन से काम नहीं ले, हवा देश की बदल गई है, चांद और सूरज ये भी अब छिपकर नोट जमा करते हैं, और जानता नहीं अभागे मंदिर का देवता, चोर बाजारी में पकड़ा जाता है, फूल इसे पहनाएगा तू, अपना हाथ थिनाएगा तू, उठ मंदिर के दरवाजे से, जोर लगा खेतों में अपने नेता नहीं भूजा करते, सत्य सदा जीवन के सपने। कड़ा व्यंग किया गया है समाज पर। किसी अथवा करके दूसरी पंक्तियाँ आपको दी गई हैं। अथवा करके दूसरी पंक्तियाँ कौन सी दी गई हैं आपको, देखिएगा, किसी का सत्य था, चलिए ये आपको निगाह आपको भटका रही होगी, जो नाखून दिख रही है यहाँ पे। देखिए, किसी का सत्य था मैंने संदर्भ से जोड़ दिया, कोई मधुकोश काट लाया था मैंने निचोड़ लिया, किसी की युक्ति में गरिमा थी मैंने उसे थोड़ा सा संवार दिया, किसी की संवेदना में आग का सा ताप था मैंने दूर हटते हटते उसे धिक्कार दिया, कोई हुनरमंद था मैंने देखा और कहा यूं, थका भार वाई पाया, धुकड़ाया कोच दिया क्यों। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, देखिएगा, केदारनाथ अग्रवाल की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बड़ी अच्छा प्रश्न था और इस प्रश्न के बारे में काव्यगत विशेषताओं का, केदारनाथ जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में हमने सब बता दिया था आपको। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए छठवां प्रश्न है क्या, देखिए अथवा करके प्रश्न है कि धूमिल का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनकी रचनाओं को और उनके जीवन परिचय के बारे में बताया हमने। अगला प्रश्न, त्रिलोचन शास्त्री का ग्राम्य जीवन के कवि स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को भी बताया था और आप लोगों ने साथ किया होगा। अथवा करके दूसरा प्रश्न है कि महादेवी को आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता है, टिप्पणी कीजिए। इस प्रश्न को भी शायद लिखा हो या ना लिखा हो, इसको लेकर के मैं अभी श्योर नहीं हूँ। बाकी आपके प्रश्न हो गए होंगे निश्चित तौर पर, ठीक है। खंडसा की अगर बात की यानी दीर्घोत्तर टाइप के प्रश्न, नोट करा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के आपको उत्तर देने, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपको देना है। ओके, 15 नंबर का एक प्रश्न है, 30 नंबर मिलेंगे, 2 प्रश्न करने हैं। प्रश्न क्या था दीर्घोत्तरीय का कि मैथिली शरण गुप्ता जी की काव्य कला पर निबंध लिखिए। मैंने आपको मैथिली शरण गुप्ता जी के बारे में बताया था कि इनकी काव्यगत और भाव पक्ष की विशेषताओं को बताया था, और काव्य कला वही आपकी इनकी है। तो ये चीज़ें जो है कला पक्ष इनका वही जो है काव्य कला है, तो उसी के बारे में आपको बताना था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देते हुए कामायनी की कथा वस्तु लिखिए। इसके बारे में भी मैंने बताया था आपको, ये प्रश्न भी आ गया। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है। इसके बारे में आपको उदाहरण के साथ आपको बताना है। इस प्रश्न के बारे में भी मैंने रखा था, इस प्रश्न की चर्चा भी करी होगी। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिएगा 10वां नंबर है कि निराला के काव्य की समीक्षा कीजिए। प्रश्न क्या है, निराला के काव्य की समीक्षा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु लिखिए। अगला प्रश्न था कि यज्ञ की काव्य चेतना पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, तो इनमें से आपको केवल 2 प्रश्न करने थे। कितने प्रश्न दिए थे, 6 प्रश्न थे, इनमें से केवल जो है 2 प्रश्न के उत्तर आपको देने थे। तो इस प्रकार से आपका ये पेपर संपन्न हुआ। आप पेपर 2 का वीडियो जल्दी आपके समक्ष में दे दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। और अभी रात के आप देखेंगे 9 बजे से आपकी क्लास होगी किसकी, जियोग्राफी पेपर, जियोग्राफी BA थर्ड ईयर वालों के लिए पेपर 3 का, यानी कि जो साउथ वेस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पश्चिम एशिया है, उसके बारे में एक मैराथन क्लास या अच्छी क्लास या रिवीजन क्लास के तौर पर आपको मैं देने का प्रयास करूंगा, जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। धन्यवाद।